जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका शॉर्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, ये टेस्ट 1 होगा और इसी तरह के आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कम से कम जरूर करवा दें। जहाँ तक संभव होगा हम प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से कि इस प्रकार के डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक एक करके हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे और ये सहायक आचार्य के अलावा जेएसएससी एलडीसी की जो तैयारी करेंगे उनके लिए भी यह कारगर जो होगा, है ना, यह जो वो वीडियो आपके लिए काम आने वाला है। तो एलडीसी और साथ ही साथ सहायक आचार्य 1 to 5 ये दोनों के लिए यह वीडियो जो है वो बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है, सही मिलान छांटा। यहाँ पे सही मिलान छांटने के लिए आपको दे रखा है, नीचे कुछ रचनाओं के नाम है और उसके लेखक के नाम है। आपको बताना है किसमें से कौन सा सही दे रखा है। तो देखिए, जब से सबसे पहले यहाँ पे है मांझो। तो मांझो जो वो एक कहानी है जो कि खोटा गजपत संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है। इसको चतुर्भुज साहू ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है भुवनेश्वर साहू ने, है ना, इसे लिखा है भुवनेश्वर साहू ने। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत दे रखा है। दूसरा है चासा। चासा की अगर बात करें तो यह एक कहानी है जिसको लिखा है बंसीलाल बंसी ने। किसने लिखा है? तो बंसीलाल बंसी ने लिखा है। तो ये तो बंसीलाल बंसी हो जाएंगे। उड़ीस महात्म की अगर बात करें तो उड़ीस महात्म जो है एक लेख है जिसको लिखा है महेश गोलवार ने। किसने लिखा है? महेश गोलवार ने। तो अगर देखा जाए तो ये 3 के 3 ऑप्शन तो गलत दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन है परपन सर्टिफिकेट जिसको अमर कुमार ने लिखा है। तो बोलेंगे चौथा ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही दे रखा है, यानी यह जो वो एक लेख है। इस प्रकार के सवाल जो वो आपकी परीक्षा में जो वो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि एकर में कौन सा सही मिलान नक है, यानी इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं दे रखा है। अब यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नक है। ठीक है, तो उड़ीस महात्म आपको पता है कि महेश गोलवार जी की रचना है, ये तो सही है क्योंकि यह एक लेख है जिसको लिखा है महेश गोलवार जी ने। सौंध माटी टान विनोद कुमार ने लिखा है, बोलेंगे नहीं, सौंध माटी केवल लिखा है विनोद कुमार ने, सौंध माटी टान लिखा है बीएन ओहदार ने, है ना। तो बीएन ओहदार इसका जो वो सही आंसर होना चाहिए था। बाकी का बरवा अडा कखेबोर यह एक संस्मरण है जिसको लिखा है शांति भारत ने। और दार्जिलिंग और गंगटोके यात्रा यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसको डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही दे रखे हैं, बी ऑप्शन जो वो गलत है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा लेख केकर लिखल हके। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, दरअसल यह एक लेख है और इस लेख में खोटा भाषा के उद्भव और उसके विकास के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखा हुआ है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा इस लेख को जो वो लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, खोटा निबंध किताब के पहिल प्रकाशन बच्चर बतवा। खोटा निबंध किताब की जब हम लोग बात करते हैं खोटा निबंध की, तो इस किताब को लिखा है डॉक्टर बीएन ओहदार ने। 1990 में इस पुस्तक का पहला प्रकाशन होता है 1990 ईस्वी में, जबकि 2017 ईस्वी में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन होता है ना। 2017 में इसका दूसरा प्रकाशन और 1990 में इसका पहला प्रकाशन होता है। ठीक है, प्रकाशक संस्था की बात करें तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची से इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। इसमें से कुल निबंधों की संख्या 12 है ना, और यह एक निबंध संग्रह है। क्लियर हो गया? तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। कुल 12 निबंध में सबटाइट चल है जो कि इसकी निबंध की पहली निबंध है और हाँ मैं खड़ा हूं इस निबंध की 12वीं निबंध है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, खोटा निबंध किताब एक प्रकाशक संस्था बतावा। प्रकाशक संस्था कौन सा हो जाएगा? तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाह नाटक कौन जनी पात्र नाय आयल है, यानी डाह नाटक में कौन से स्त्री पात्र की चर्चा नहीं की गई है।
चार तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, उसमें से आपको बताना है कि वो कौन से पात्र है जिसकी चर्चा डाह नाटक में नहीं की गई है। तो मुन्नी अगर बता दे तो मुन्नी जो है ना, मुन्नी और बंटू ये विराट के बेटा बेटी यानी कह सकते हैं कि पुत्र और पुत्री के रूप में है। रचना तो आपको पता होगा कि ये विवेक की पत्नी है, और भावना आपको पता होगा कि भावना जो है ये विराट की पत्नी है। तो इस प्रकार से तीन पात्रों की चर्चा तो की गई है, जबकि सुगिया अगर बात करें तो इस पात्र की चर्चा डाह नाटक में नहीं की गई है। तो यहाँ पे अगर इसका सही आंसर देखें तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुगिया नामक पात्र की चर्चा डाह नाटक में नहीं की गई है। हो सकता है कि यहाँ से सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से है ना, इनमें से कौन सी रचना जो है वो डाह नाटक में या कह सकते हैं कि अलग अलग रचनाओं में छपे हुए हैं, नहीं छपे हुए हैं, या तो फिर कौन से पात्र की चर्चा की गई है। इस प्रकार के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से हो सकता है कि इस प्रकार के सवाल पूछ लिया जाए। दूसरा सवाल बन सकता है कि रचना केकर बहू रहो है। तो रचना किसकी पत्नी रहती है, तो रचना जो वो विवेक की पत्नी रहती है ना। भावना किसकी पत्नी रहती है, तो विराट की पत्नी रहती है। वहां पे पत्नी के लिए हो सकता है कि बहुरिया शब्द का प्रयोग किया जा सकता है ना। बहुरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है पत्नी के लिए, है ना, या तो फिर जनी शब्द का प्रयोग किया जाता है खोठा में। तो बहुरिया या तो फिर जनी शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि रचना जो वो विवेक के जनी हल है और भावना जो है विराट के जनी हल है। क्लियर हो गया। इस प्रकार के सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। सवालों को बताने के पूर्व में थोड़ा सा डाह नाटक के बारे में हम आपको बता देना चाहेंगे। डाह नाटक की अगर बात करें तो इस नाटक को सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, और इसका प्रकाशन जो होता है वो 1992 ईस्वी में इस नाटक का पहला प्रकाशन होता है 1992 में। हो सकता है कि यहां से सवाल में पूछ लिया जाए 1992, 2010 और 2019 ये तीन प्रकाशन वर्ष है इस नाटक की। तीनों प्रकाशन वर्ष में कोई भी आपसे सवाल में पूछ सकता है। इसके प्रकाशक संस्था की बात करें तो कुंती देवी भेंड्रा बोकारो से इसका पहला प्रकाशन होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आते हैं अगले सवाल पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन डाह नाटक के आयल पात्र नख है, यानी इनमें से कौन से पात्र की चर्चा डाह नाटक में नहीं की गई है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो किशन लाल की चर्चा की गई है, विराट है, विवेक है। बलराम सिंह की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ध्रुव सिंह की चर्चा की गई है ना। यहाँ पे ध्रुव सिंह की चर्चा की गई है। और ध्रुव सिंह कौन रहता है, तो ध्रुव सिंह बता दे कि जो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मैनेजर रहता है ये, है ना। कौन रहता है, मैनेजर रहता है। इसको याद रखिएगा आप। किशन लाल की अगर चर्चा की जाए तो किशन लाल कौन रहता है, तो किशन लाल आपको पता होगा कि जब उसके यहाँ से पैसे की चोरी हो जाती है विवेक के यहाँ पे, तो वो चोरी करने के लिए भेजा जाता है वो किशन लाल, और उसके साथ में और भी लोग होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि इस प्रकार के सवाल में आपसे जो वो पूछा जा सकता है। अगर बात करें विराट की, तो विराट कौन रहता है, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। विराट एक चालबाज लड़का रहता है ना, जो कि विवेक और शेखर ये दोनों भाइयों के बीच में आग लगाने का काम करता है, यानी षड्यंत्र रच करके दोनों भाइयों को अलग करने का प्रयास करता है, दोनों भाइयों के बीच में दरार डालने का काम करता है, ये विराट रहता है। विवेक कौन होता है, तो विवेक जो वो शेखर का भाई होता है, जो कि अगर बात करें कि रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स जो कारखाना रहता है ना, वहां पे ये काम करता है। और वहीं पे काम एक जग्गा नामक व्यक्ति भी करता है, जो कि विराट का दोस्त रहता है। तो विराट, जग्गा और विवेक ये तीनों जो वो वहीं पे काम करते हैं कारखाना में। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स जो वो उस कारखाना का नाम रहता है। बाकी के सारे पूरे कहानियों को आपने अच्छे से जो वो पढ़ा होगा, सीखा होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा बी, क्योंकि बलराम सिंह नहीं, यहाँ पे रुद्र सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुद्र सिंह। क्लियर हो गया। माफ कीजिएगा, रुद्र सिंह लिख दे, ध्रुव सिंह। चलिए, रुद्र सिंह दलेल सिंह के पुत्र का नाम है, चलिए बोला जाता है ना। रुद्र सिंह जो वो राजा दलेल सिंह के पुत्र का नाम है।
जिनकी रचना ज्ञान सुधाकर है। कई बार सवाल में पूछा जाता है खोटा का, कभी कभी फिसल जाता है मुख से, तो ऐसा नहीं, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करिएगा। डाह नाटक में कई गो मोहड़ा है, डाह नाटक में कई गो मोहड़ा है। अब यहाँ पे देखिए शब्द आया है मोहड़ा। मोहड़ा का मतलब क्या होता है? देखिए सवाल आसान है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ जाए वहां पे, तो आप गलती कर बैठेंगे। और ऑप्शन दोनों है, अगर यहाँ पे आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, है ना, अंक हो जाएगा, मोहड़ा का अर्थ अंक होता है या फिर दृश्य होता है। बस जैसे ये दो कंफ्यूजन अपने मन में लाए, आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर में इसका उत्तर सही क्या होगा। क्योंकि अंक की बात करें तो यहाँ पे 3 है, वो भी ऑप्शन में दे रखा है। अगर दृश्य की बात करें तो 11 है और वो भी ऑप्शन में दे रखा है। तो बता दें कि मोहड़ा का अर्थ जो होता है वो दृश्य होता है, और यहां से आपसे जो पूछा जा रहा है वो दृश्य के बारे में पूछ रहा है कि डाह नाटक में कुल कितने दृश्य हैं, तो 11 दृश्य है। अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 अंक है ना। एक एकांकी नाटक छपा हुआ है, डाह एकांकी नाटक खोटा गद्यपद्य संग्रह में छपा हुआ है, जो कि इस नाटक का केवल 1 अंक पढ़ने के लिए दे रखा है, 1 भाग दे रखा है, 1 खंड पढ़ने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। अंक को जो वो खोटा में खांधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खांधा कहा जाता है। या तो फिर खांधा ना होकर के खंड दे सकता है ना, खांधा के जगह पे खंड पूछ सकता है। जबकि मोहड़ा की बात करेंगे तो मोहड़ा यानी दृश्य होता है। क्लियर हो गया? तो दोनों चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो डाह नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं, क्योंकि मोहड़ा मतलब होता है दृश्य। मोहड़ा मतलब दृश्य होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते। अगला सवाल है कि एकर में कौन कहानी फरीश डहर किताबें नाय छपल है, यानी इसमें से कौन सी कहानी फरीश डहर किताब में नहीं छपी हुई है। तो हेरायल हाँसी, उदासी और दीदी जी। ठीक है, कहानी को फिर से देखिएगा। हेरायल हाँसी, उदासी और दीदी जी, ये तीनों रचनाएं जो वो इसमें से छपे हुए हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये करिया हीरा क्या है। करिया हीरा की अगर बात करें, है ना, अगर करिया हीरा की हम लोग बात करें तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। हो सकता है कि सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि करिया हीरा कौन रक में एक रचना लागे, तो करिया हीरा जो है वो एक कविता है। अब सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये किस किताब में छपा हुआ है, तो बता दें कि यह सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। सोंध माटी पुस्तक को किसने लिखा है? विनोद कुमार ने लिखा है ना। विनोद कुमार के द्वारा सोंध माटी पुस्तक को लिखा गया है। पूरे कविता संग्रह को विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, और सोंध माटी में छपी हुई कविता है जिसका नाम है करिया हीरा। ठीक है, करिया हीरा यहाँ पे कोयले के लिए प्रयोग किया गया है। करिया हीरा उसी को कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ से? बाकी के आपको ये तीनों कहानी याद रखिएगा। फरीश डहर की अगर बात करें, है ना, फरीश डहर की अगर हम लोग बात करें तो फरीश डहर जो कहानी है, इस पूरे पुस्तक को लिखा है पंचम महतो ने, है ना। इसको लिखा किसने है? पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है फरीश डहर। क्लियर हो गया? कैसी रचना है? यह एक कहानी संग्रह है। कहानियों का संग्रह किया गया है। इसमें से कुल 13 कहानियों का संग्रह है ये। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। फरीश डहर किताबे के लेतारे सही उत्तर छांट। अब फरीश डहर किताब से संबंधित कौन सा कथन सही दे रखा है, ये आपको छांटने के लिए दे रखा है। एकर लिखवैया संतोष कुमार महतो लागथिन, बोलेंगे नहीं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पंचम महतो। इसके लेखक कौन है? पंचम महतो है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? एकर पहिल प्रकाशन बचर 1990 ईस्वी में भेल है, बोलेंगे नहीं, यह गलत है। इसका पहला प्रकाशन 2001 ईस्वी में होता है। एगो कविता गोछ है जकरा 47 गो कविता छपल है, बोलेंगे नहीं, ये गलत है। क्योंकि इस कहानी संग्रह, यह एक कहानी संग्रह है, कहानी गोछ है, ना कि कविता गोछ है। इसमें से और कुल 13 कहानी छपा हुआ है। यह कहानियों का संग्रह है। तो 3 के तीनों ऑप्शन ऊपर का जो वो गलत दे रखा है।
एकर प्रकाशक बाली डी खोटा कमेटी प्रकाशक संस्था लागे, तो डी ऑप्शन वाला थोड़ा सही है, बाकी के 3 ऑप्शन ऊपर वाला सही है। अब बोलेंगे अच्छा ऊपर वाला ये 3 जो दे रखा है गलत, वो किसके संदर्भ में बात कर रहा है? तो ये तीनों बातें जो की जा रही है वो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक जो है उसके संदर्भ में सही लग रहा है ना। एक पथिया डोंगल महुआ जो है पुस्तक, उसके संदर्भ में अगर बात करें तो उसके संदर्भ में यहां पे ये सारी बातें जो वो सही की गई है। क्लियर हो गया? तो एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के बारे में ये सही बता रहा है। लेकिन अगर बात करें फरीच डहर के बारे में तो ये तीनों ऊपर के ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन डी जो वो सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि रकतबारी कौन किताबें छपल रचना लागे। अब डायरेक्ट आपसे सवाल इस तरह से पूछ देगा कि यह रचना जो वो किस पुस्तक में छपा हुआ है या किसके द्वारा लिखा गया है। तो बता दें कि पहला तो रकतबारी क्या है, यह एक कहानी है और यह कहानी जो छपा हुआ है वो फरीच डहर पुस्तक में छपा हुआ है। इसको लिखा है पंचम महतो ने, इसको लिखा है पंचम महतो ने। ठीक है, जैसे कि हेराइल हाँसी, उदासी, बुड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डायन, चटिया, मानान, मनक व्यथा, भूत, पुनिया और दुखा, ये 13 कहानी जो वो इसी पुस्तक में छपा हुआ है, फरीच डहर पुस्तक में। एक एक करके हम लोग सारी बातें करते हैं। खोटा गद्य पद्य संग्रह में अगर बात करें तो 14 जो वो गद्य रचना है और 23 जो वो पद्य रचना है। सोंध माटी की अगर बात करें तो 10 कहानी है और 31 कविता है। फरीच डहर में अगर बात करें तो 13 कहानियां हैं। अगर एक पथिया डोंगल महुआ में बात करें तो कुल 47 कविता है और यह कविता संग्रह है। फरीच डहर कहानी संग्रह है, 13 कहानी है। सोंध माटी इसमें से गद्य और पद्य दोनों छपा हुआ है, कविता 10 इसमें से कहानी है और 31 कविता है। खोटा गद्य पद्य संग्रह, यहाँ पे 14 गद्य रचनाएं हैं जिसमें से कहानी अलग अलग रचनाएं जो वो इसमें से प्रकाशित हुई है, जिसमें से अगर बात करें तो कहानी है, लेख है, संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृतांत है, इसके बाद में शब्दचित्र है, एकांकी नाटक है, ये सभी चीजें जो वो छपी हुई है और 23 जो वो इसमें से कुल कविताओं का भी संग्रह किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर हम बता दिए हैं पहले ही, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक दूसर प्रकाशन बच्चर बतावा। तो पहला प्रकाशन तो हम बताए थे कि 1990 में इस पुस्तक का पहला प्रकाशन होता है। अगर एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में बात करें तो इसके संकलनकर्ता जो है वो संतोष कुमार महतो है। 1990 में इसका जो वो पहला प्रकाशन होता है और 2005 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन होता है, यानी सी ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही दे रखा है। इसका प्रकाशक संस्था है रामधन प्रकाशन, गांगजोरी, बोकारो। इसकी भूमिका डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक का जो समर्पण किया गया है वो रामधन महतो यानी संतोष कुमार महतो जी के दादाजी जो है उनका नाम रामधन महतो था, तो उन्हीं के नाम पर प्रकाशक संस्था का भी नाम रखा गया है और साथ ही साथ में उन्हीं को समर्पित किया हुआ है इन्होंने इस पुस्तक को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, तो इसका आंसर हम बता दिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सही कविता के मिलान छांटा। अब यहाँ पे कुछ कविताएं हैं और उसके लेखक दे रखे हैं, इसको मिलान करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है इसका सही मिलान क्या होगा। अब देखिए पहला जो दे रखा है वो है छोट मगुर नागपुर। छोट मगुर नागपुर, छोट मगुर नागपुर ये शिवनंदन पांडे के द्वारा ही लिखी गई कविता है, तो पहला ऑप्शन तो सही दे रखा है। चासा कविता की बात करें, यहाँ पे चासा कविता की बात करें तो ये विश्वनाथ दसौंधी नहीं, इसे शांति भारत के द्वारा लिखा गया है ना, शांति भारत के द्वारा इसे लिखा गया है। अब बोलेंगे चासा तो एक आपने कहानी भी बताया था, बोलेंगे हाँ चासा कहानी भी हम लोगों ने चर्चा की थी जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है और उस कहानी को बंसीलाल बंसी ने लिखा है। तो चासा कहानी की बात करें तो बंसीलाल बंसी और खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपा हुआ है। चासा कविता की बात करें तो शांति भारत ने लिखा है और एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है ना। इस प्रकार के सवाल भी हम आपके बीच में लेकर के आएंगे और आपसे क्लियर भी करवाएंगे। किसी तरह का एक सिंगल अभी कंफ्यूजन आपके पास में नहीं रहेगा इन टॉपिक्स में, हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ये तो स्टार्टिंग पहला टेस्ट है, जैसे जैसे आपका टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे
इनके सवालों के तरीके भी बदलते जाएंगे और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। और ऐसे ऐसे सवाल भी हम आपको दिखा देंगे जो लेवल का सवाल एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता है, उस लेवल तक हम तैयारी आपकी करवा देंगे। ढड़नच की अगर बात करें कि ढड़नच जो वो किस प्रकार की रचना है, तो ढड़नच भी एक कविता ही है ना। ढड़नच भी क्या है, एक कविता ही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ढड़नच कविता है तो इस कविता को लिखा किसने है, तो इसे लिखा है सुकुमार जी ने, है ना। इसको लिखा है सुकुमार ने, तो इसको लिखा है सुकुमार ने। क्लियर हो गया। तो यह भी गलत दे रखा है। अगला जो कविता का नाम है वो है धानिक बरद। धानिक बरद जो कविता है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो धानिक बरद की अगर बात करें तो इस कविता को लिखा है विश्वनाथ दशौंधी राज ने, है ना। इसको लिखा है विश्वनाथ दशौंधी राज ने। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से सारी चीजें आपको याद रखनी होंगे। यहां से अगर सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो एक एक करके सारे सवाल आपके क्लियर होते जाएंगे। केवल कविता और उनके कवि के नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आप आसानी से हल करके आ जाएंगे परीक्षा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो एक ही मात्र सही ऑप्शन है, पहला सही है, बाकी के सारे गलत ऑप्शन है। अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन कविता संतोष कुमार महतो जी नाय लिखल है, यानी इनमें से कौन सी कविता जो वो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो रूसल भोला तो लिखा है इन्होंने, एखन बाँची रहा भेलो दाय लिखा है, और आपन घर ही आपन नाय, ये 3 कविता तो इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर बात करेंगे कि सोचा उपाय, तो सोचा उपाय जो कविता है इसको लिखा है दिनेश दिनमणि ने। किसने लिखा है, दिनेश दिनमणि ने। तो दिनेश दिनमणि जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। दिनेश दिनमणि के द्वारा इस कविता को लिखा है सोचा उपाय। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका गलत दे रखा है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन कविता सोंध माटी किताबें नाय छपल है, यानी इनमें से कौन सी कविता सोंध माटी पुस्तक में नहीं छपी हुई है। सोंध माटी पुस्तक में कौन सी कविता नहीं छपी हुई है, तो पहला आपको कविता दिख रहा होगा भगजोगनी। तो बता दें कि भगजोगनी कविता तो इस पुस्तक में छपा हुआ है। करिया हीरा यह भी कविता जो वो छपा हुआ है, और गुलौची फूल ये 3 कविता तो इस पुस्तक में छपा हुआ है। जबकि अगर बात करेंगे कोयलिक गीत, कोयलिक गीत की अगर बात करें तो यह कविता जो है छपा हुआ है, किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो एक पुस्तक का नाम है तातल और हेमाल। तातल और हेमाल, तो इसी पुस्तक में जो वो छपा हुआ है, और इसको लिखा है शिवनाथ परमाणिक ने, है ना। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कोयलिक गीत जो है इस कविता को लिखा गया है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा, और तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। बाकी के सभी जो कविताएं हैं वो सोंध माटी पुस्तक में छपी हुई है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे भगजोगनी कविता की बात की जा रही है। भगजोगनी एक उपन्यास भी है ना। भगजोगनी एक उपन्यास भी है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। हो सकता है कि सवाल इस तरह से पूछा जाए, तो विश्वनाथ दशौंधी राज के द्वारा भगजोगनी उपन्यास भी लिखा गया है। तो याद रखिएगा, एक नाम से कई रचनाएं हो सकती है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि चासा कहानी भी है और चासा कविता भी है ना। चासा कहानी की बात करें तो बंसीलाल बंसी, किसके द्वारा, बंसीलाल बंसी के द्वारा। अब बोलेंगे कि चासा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो चासा कविता शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों चीजें याद रखने होंगे। चासा का मतलब क्या होता है, चासा का मतलब होता है किसान। चासा का मतलब क्या होता है, किसान होता है। और चास मतलब क्या होता है, चास मतलब खेती बाड़ी होता है। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको। तो इसका आंसर जो है वो गलत ऑप्शन डी है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है कि सोंध माटी किताबें विनोद कुमार के कई गो कविता गोछवल गेल है। सोंध माटी पुस्तक में कुल कितनी कविताओं को संकलित करने का काम विनोद कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो बता दें कि 19 कविता जो है, एक आपको कविता संग्रह पढ़ने के लिए दे रखा था, खोठा काठे पैदे खंडी, ए.के. झा जी की रचना थी, और उसमें से 19 कविता छपा हुआ था। 25 कविता की बात करें तो एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, तातल और हेमाल। तातल और हेमाल, ये याद रखिएगा। अगर 31 कविता की बात करें तो वो है सोंध माटी। सोंध माटी में 31 कविता है। और 47 कविता की बात करें तो एक पथिया डोंगल महुआ।
एक पथिया डोंगल महुआ, है ना, डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ। थोड़ा सा पेन मेरा खराब हो गया है, जिसके वजह से हमको उंगली से लिखना पड़ रहा है, जिसके वजह से अच्छा से लिखा नहीं जा रहा है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा माइंड मत करिएगा कि अच्छा से लिखा नहीं रहा है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए आप लोग थोड़ा कष्ट करेंगे, उसके बाद में जैसे पेन मेरा आ जाता है उसके बाद में फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 19 कविता A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है खोठा काठे पैदे खंडी में। 25 कविता किस में लिखा हुआ है, तातल और हेमाल में। 31 कविता जो लिखा हुआ है, 31 कविता जो है वो छपा हुआ है सोंध माटी पुस्तक में, जिसको लिखा है विनोद कुमार ने। किसने लिखा है, विनोद कुमार ने। और अगर बात करें हम लोग कि 47 कविता जो है, 47 कविता एक पथिया डोंगल महुआ में है, जिसको संकलित किया है किसके द्वारा, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। डिंडाक डोवानी कायबे खंड नायक है, यानी इनमें से कौन सा खंड जो वो डिंडाक डोवानी में नहीं छपा हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो डिंडा तो आया हुआ है, बोलेंगे हाँ डिंडा शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले तो आपको इसके बारे में बता दें, यह एक प्रबंध काव्य है। डिंडाक डोवानी क्या है, यह एक प्रबंध काव्य है या तो फिर खंड काव्य है। क्लियर हो गया, जिसको लिखा है बंसीलाल बंसी ने। किसने लिखा है, बंसीलाल बंसी ने लिखा है। हो सकता है कि यह सवाल पूछ लिया जाए कि डिंडाक डोवानी ककर लिखल खंड काव्य लागे, या डिंडाक डोवानी काव्य रचवैया के नाम बतवा, तो बंसीलाल बंसी हो जाएगा। इस पुस्तक का पहला प्रकाशन जो हुआ है वो 1998 में हुआ है और 2019 में इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन हुआ है। खोठा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो के द्वारा, माफ कीजिएगा, खोठा बोकारो खोठा कमेटी के द्वारा 1992 नहीं 1998 नहीं 1992 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 1992 हो जाएगा। यहाँ पे 1998 है तातल और हेमाल का, है ना, 1998 है तातल और हेमाल का, 1992 हो जाएगा इसका पहला प्रकाशन। तो 1992 में इसका पहला प्रकाशन होता है, 2019 में दूसरा प्रकाशन। इसमें से कुल 6 खंड है। 6 खंड कौन कौन सा है, डिंडा, सपून, डहर, हुलस्थुल, पोहा और खंधार। ये 6 खंड इसमें से कुल छपे हुए हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो डिंडा है, डहर है और पोहा है। छाप की अगर बात करें कि ये छाप क्या है, तो छाप बता दे यह एक कविता है। क्या है, यह एक कविता है। और इस कविता को लिखा किसने है, शिवनाथ प्रमाणिक ने, है ना, शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। और यह छपा हुआ है तातल और हेमाल पुस्तक में, तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। बाकी के सारे ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकर में कौन सही मिलान नख है, कौन सा सही मिलान नहीं दे रखा है। तो सोंध माटी विनोद कुमार ये तो सही है, तातल और हेमाल शिवनाथ प्रमाणिक सही है, एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार महतो सही है। डिंडाक डोवानी शांति भारत दे रखा है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा बंसीलाल बंसी, है ना, बंसीलाल बंसी, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि डिंडाक डोवानी जो खंड काव्य है इसको लिखा है बंसीलाल बंसी जी ने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तातल और हेमाल किताब एक पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तातल और हेमाल किताब एक पहिल प्रकाशन बच्छर बतवा। पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो इस पुस्तक का पहला प्रकाशन 1998 ईस्वी में होता है। पहला प्रकाशन शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ प्रमाणिक ने इसे लिखा है। और इसमें से कुल 25 कविताओं का संकलन है, 25 कविताओं का संग्रह किया गया है ना। इसके अलावा खोठा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस कविता संग्रह का प्रकाशक संस्था है। तो सारी चीजें आपको याद रखने हैं। 1998 में पहला प्रकाशन और 2019 में दूसरा प्रकाशन। क्लियर हो गया, 1998 इसका याद रखिएगा। बाकी के सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगले सवाल पे आते हैं। घर जमाए शब्द टा कौन समास लागे। अब यहाँ पे समास शब्द का प्रयोग किया गया है। समास से सवाल जो वो आपके हर परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको यहाँ से सवाल जो वो देखा जाए। और सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ पे समास से जब सवाल किया जाता है तो कई बार नाम में ही कंफ्यूजन होता है कि किस समास को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पेछुआड़ी समास, तो बता दें कि पेछुआड़ी समास जो वो तत्पुरुष समास को कहा जाता है। तत्पुरुष समास को पेछुआड़ी समास कहा जाता है। एक दिख रहा है कि आपको अड़सड़िया समास, अड़सड़िया समास किसे कहा जाता है, तो इसे जो वो द्वंद्व समास को कहा जाता है, द्वंद्व समास को कहा जाता है। पटतेरिया समास किसे कहा जाता है, पटतेरिया समास किसे कहा जाता है, तो बता दें कि यह
कर्मधारय समास को कहा जाता है, कर्मधारय समास को कहा जाता है। अड़गाही समास किसे कहा जाता है, तो अड़गाही जो वो बहुब्रीहि समास को कहा जाता है, बहुब्रीहि समास को कहा जाता है। इसके अलावा एक है आयग संख्या, आयग संख्या जो है वो द्विगु समास को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक है अव्ययी, एक अव्ययिक समास यानी अव्ययी भाव समास को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो वो पूछे जाते हैं, यहां से इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी के सारी चीजें तो हम बता ही दिए हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि पटतरिया समास या एक पुछिया समास, है ना, एक पुछिया समास या मंजूर पुछिया कई बार दे देता है, लेकिन एक पुछिया समास कहा जाता है ना, एक पुछिया समास भी कई बार जो वो कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर जमाई जो वो किस प्रकार का समास है। हो सकता है कि यहां से सवाल आपसे पूछा जाए, और कई बार सवाल यहां से पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि यह सवाल जो वो नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ऐसे सवाल जो वो पूछे भी गए हैं। तो बता दें कि इसे पेछवाड़ी समास यानी तत्पुरुष समास कहा जाता है ना। तो यह जो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है घर जमाई। घर जमाई मतलब क्या हो गया, वैसा दामाद जो अपने ससुराल में बस जाता है तो उसको घर जमाई कहा जाता है ना, घर जमाई। तो घर जमाई यहाँ पे अगर बात करें, या घर मोहड़ी की बात करें, घर जमैया की बात करें, तो ये सभी जो वो पेछवाड़ी समास यानी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि निमुहिया शब्दटा कौन समास है लागे। तो निमुहिया समास की अगर बात करें तो यह नानुकुरवा समास है, नानुकुरवा समास है, या तो फिर अगर ये ना ऑप्शन होता तो फिर अव्ययी भाव समास कहते हैं हम लोग। दोनों ऑप्शन में जो ऑप्शन दिखे आप आंसर कर लीजिएगा। अगर नानुकुरवा समास यानी नए समास हो तो नए समास कर लीजिएगा, और नए समास अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अव्ययी भाव समास कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गाछे सूगा बैसल है, यहाँ गाछे शब्द कौन कारक कर प्रयोग भेल है। तो देखिए जहां पे में या पर कारक विभक्ति लगा हो, जहां पे में या पर कारक विभक्ति लगा होता है, जैसे कि पेड़ में तोता बैठी हुई है, तो पेड़ में या पर जहां पे दिखे वो अधिकरण कारक का ये उदाहरण होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एकर में कौन विशेषण से भाववाचक संज्ञा नाय बनल है, यानी इनमें से कौन सा विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बना हुआ है। तो अगर बात करें छुआ से छुआली, तो छुआ से छुआली जो है ये पहले तो जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा से ये बना हुआ है। अब यहां से हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाए, है ना, यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा विशेषण जो वो सही ढंग से बदला नहीं है ना। हो सकता है कि इसमें से कौन सा जो वो किससे नहीं हुआ है, तो जातिवाचक से नहीं हुआ है, कौन सा विशेषण से नहीं हुआ है, कौन सा संज्ञा से नहीं हुआ है। इस प्रकार के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें छुआ से छुआली, तो यह जो वो संज्ञा से बना हुआ है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एक शब्द आता है पीतर से पितराइंद, पीतर से पितराइंद, पितराइंद, तो यह भी क्या है, यह भी जो वो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। तो पीतर से पितराइंद, लोभ से लोभायल, संखा से संखायल, राखा से राखल, छुआ से छुआली, गीदर से गिदराली, तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा से ही बना हुआ है भाववाचक संज्ञा। आपन से अपनवल, आपन शब्द कैसा शब्द है, तो आपन शब्द जो है एक सार्वनामिक शब्द है। जैसे कि हामे से हमुअल या हमुआ, आपन से अपनवल या अपनौती, तो यहाँ पे आपन से अपनावल जो बना हुआ है ये सर्वनाम से बना हुआ है, ये सर्वनाम से बना हुआ है। जबकि अगर बात करें चेका से चेकायट, चेका से चेकायट, यह शब्द जो है यह विशेषण से बना हुआ है भाववाचक। चेका से चेकायट, बड़ से बड़ताय, कनकन से कनकनी, है ना। तो ये सभी जो वो क्या है, विशेषण से जो वो भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, सवाल को देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एकर में कौन विशेषण से भाववाचक संज्ञा नाय बनल है, तो यह भी नहीं बना हुआ है, यह भी नहीं बना हुआ है। तो ए और बी दोनों जो है वो क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बना हुआ है। एक संज्ञा से बना हुआ है और एक सर्वनाम से बना हुआ है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। तुब लेवे तो पेट भर जितो, वाक्य आयल काले पछान कर। यहां पे कौन से काल की चर्चा की जा रही है,
अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो काल की चर्चा की गई है वो किस काल की चर्चा की गई है। यहां से सवाल में पूछा जाता है, काल से भी काफी ज्यादा सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से काल की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। और ऐसे सवाल अगर आप नहीं बनाते हैं तो समझिए कि ये आपके लिए अच्छा सवाल जो वो आपका छूटता है। इजी सवाल तो हर कोई बना लेता है, आसान सवाल जो होते हैं वो हर कोई बनाता है, लेकिन अगर आप कठिन सवालों को अगर आप नहीं बना पाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वैसे में आप समझिए कि पहले ही कहीं ना कहीं आप छट चुके होते हैं। तो इसीलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल का उदाहरण हो जाएगा, है ना। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हेतु हेतु मद भविष्यत काल की बात जो वो की जा रही है। ठीक है, यहां पे अब सवाल उठता है कि कैसे ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल कैसे होगा। हो सकता है कि यहाँ पे सवाल आपसे बन सकता है कि यहाँ पे ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा तो कैसे होगा। जैसे देखिए, तुबतय, तुबतय मतलब क्या होता है, खाना। तो तुबतय मतलब सामान्य भविष्यत काल की बात की जा रही है कि खाएगा। ताता ताही भविष्यत काल, तुबैत रहते मतलब खाते रहते, खाते रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, खाते रहेगा। मतलब बात तो भविष्य का ही बात कर रहा है, लेकिन वो लगातार की बात कर रहा है। ताता ताही वर्तमान यानी एकदम वर्तमान समय की बात करेगा। तुबे पारतय मतलब हो सकता है कि खा सकता है, तो वो क्या बात कर रहा है, संभाव्य भविष्यत काल, संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में वो खा सकता है, खा सकेगा, है ना। तुबे पारतय मतलब खा सकेगा, खा सकता है। और यहां पे क्या है, तुब लेबे तो पेट भर जीतो, मतलब अगर कहता है कि ये काम कर लोगे तो आगे ये मतलब एक क्रिया होने के पहले एक कंडीशन लगा हुआ है। और ये सभी जो वो कब होता है, जब हेतु हेतु मद भविष्यत काल की बात वहां पे की जाती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। आज का आखिरी सवाल है कि लेखक और जन्म ठाव कर गलत मिलान छांटा। इनमें से लेखक और जन्म स्थान से संबंधित कौन सा मिलान जो वो गलत दे रखा है। तो विनोद कुमार जी का जन्म कहां पे हुआ है, दारू हजारीबाग में। शिवनाथ परमानी जी का जन्म चौफांद में हुआ है, नहीं चौफांद में नहीं, बैदमारा में हुआ है ना, बैदमारा में, बैदमारा बोकारो में हुआ है। संतोष कुमार महतो जी का जन्म गांगजोरी बोकारो में हुआ है। तो दो ऑप्शन सही है, गलत मिलान कौन सा दे रखा है, बी जो वो गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और कोशिश करेंगे कि जितना भी सवाल होगा वो आपके लिए डेली इसी रूप में हम लेकर के आपके बीच में हाजिर हो। अंतिम रूप से प्रयास करेंगे कि डेली कम से कम आपको एक सेट प्रैक्टिस सेट जरूर हम आपको प्रोवाइड करवाएं, ताकि यहां से आपके लिए ये पेपर आसान हो जाए और आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो और सारे क्वेश्चन भी आप बना करके आ पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो हमारे एप्लीकेशन खोटा किंग ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ जो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में आप जुड़ते हैं तो वहां से आपको ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।